एनर्जी का, वो कैसे ऑसिलेट करता है वो देखेंगे, किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। तो पहले तो कैपेसिटर फुल चार्ज कर दिया, ये अदर वे राउंड भी हो सकता है कि इंडक्टर में कोई करंट है और उसको कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया। तो ये एक केस है जिसमें कि कैपेसिटर फुल चार्ज है। फुल चार्ज है, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू, तो ये चार्ज को एक पाथ मिल जाएगा, चार्ज जो है फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो इसमें फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट होगा, करंट चेंज होना स्टार्ट होगा। करंट चेंज होने लगेगी तो फिर ये एक अपोज करेगा, अपोज करने की वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको बोलेंगे बैक ईएमएफ, तो वो ईएमएफ हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। तो इस इक्वेशन में लिखने के बाद, इक्वेशन लिखा, केवीएल का इक्वेशन लिखा, उसके बाद यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू, करंट की जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है वो करंट की डायरेक्शन डिस्चार्जिंग करंट की डायरेक्शन है, मतलब इसके वजह से चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो उसको पुट कर देंगे तो बिल्कुल एसएचएम टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, जिसमें कि कोई सपोज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जिस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा था, पोजीशन का जिस टाइप का फंक्शन था, सेम उसी टाइप का मैथमेटिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। तो ऑल्दो कि ये दोनों सिस्टम फिजिकली डिफरेंट हैं बट मैथमेटिकली बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही थी, यहाँ पे चार्ज चेंज होगा और उस चार्ज के चेंज होने की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1/√LC। उससे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो होगा f इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, तो ये हो जाएगा 1/2π√LC। √LC ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब हमें चार्ज चाहिए एज ए फंक्शन, तो सेम जो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, तो उसी को हम पुट कर देंगे कि Q इज इक्वल टू Q नॉट, जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, एम्पलीट्यूड था यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, ये है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये थ्री पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं कि मैक्सिमम चार्ज, ये है मैक्सिमम चार्ज, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू है 1/√LC, और फाई देता है फेज कांस्टेंट जो कि इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे पुट करते हैं कि T इज इक्वल टू, जो मैक्सिमम चार्ज है वो तो हमें पता है कि मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू जो है वो कैपिटल Q है, तो ये की वैल्यू कैपिटल Q है, ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके निकाला। अब इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू के लिए हम t इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन में चार्ज मैक्सिमम ही है, सो q इज इक्वल टू q साइन t 0 है तो ओमेगा t भी 0 हो जाएगा प्लस फाई, यहाँ से साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी 1, साइन फाई की वैल्यू होगा 1, तो फाई इज इक्वल टू π/2, फाई इज इक्वल टू π/2, तो q का जो फंक्शन है वो हो जाएगा q साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस π/2 π/2, तो ये हो जाएगा q cos ओमेगा टी, और ये cos यस आना सर। भी चाहिए क्योंकि cos ही वो फंक्शन है जो इनिशियल में सबसे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है और वो डिक्रीज होना, धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। तो ये cos हाँ का हाँ। फंक्शन मिल गया, तो करंट का जो फंक्शन है I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी इस केस में, तो करंट का फंक्शन अगर हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो क्या ये हो जाएगा Q इंटू ओमेगा, ओमेगा Q साइन ओमेगा, ओमेगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोरिलेशन से, कि तुमसे पूछा जाएगा, कोरिलेट करके हम लोग रिजल्ट बाद में लिखेंगे, लेकिन हर छोटे छोटे स्टेप पे अगर कोरिलेट करके देखोगे तुमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ऐसे यार दिया होगा मैक्सिमम वेलोसिटी जैसे होता था यार, वैसे कुछ। मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी जैसे होती थी बिल्कुल, कि यहाँ और पे जो ओमेगा इंटू ए कर। ओमेगा इंटू ए,
कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है a इंटू ओमेगा, तो डायरेक्टली जो है इसकी बिना टेंशन की कोई वैल्यू आ जाएगी। क्यू बाय अंडर रूट एल। हाँ, तो ये जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी v max इज इक्वल टू a ओमेगा, यहाँ पे a की जगह q है और ओमेगा तो ओमेगा, इसीलिए वो आ जाएगा q ओमेगा। q ओमेगा ये हो जाएगा q बाय रूट एल सी। हाँ, बहुत अच्छे। तो अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा भी पूछ ले कि यार अच्छा ये बताओ कि मान लो कि किसी मोमेंट पे करंट इतनी है तो चार्ज कितना है, किसी चार्ज अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इतना है, ठीक है, अभी उसको करेंगे। तो ये हो जाएगा क्यू कॉस ओमेगा टी, ये हो गई मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट हो गई। अब मान लो एनर्जी हमें लिखना है कि व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी इन द इंडक्टर लिख सकते हैं, इंडक्टर में जो है मैग्नेटिक फील्ड में ही होती है। तो ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ये है हाफ एल आई की वैल्यू जो है क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये जो है साइन का फंक्शन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे 1/√LC, स्क्वायर करेंगे 1/LC, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी। थोड़ा बहुत हाँ फ्लक्चुएशन सर। हुआ होगा। नहीं सर ठीक। यू सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर UC 2C, ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2C। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो नेट एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू यू एल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो जाएगा 1। और ये जो इनिशियल एनर्जी जितनी हमने कैपेसिटर को सप्लाई किया था वही एनर्जी हर मोमेंट पे कांस्टेंट है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस यस ऑफ सर। एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। हाँ सर। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। टोटल एनर्जी जो है वो रहेगी कांस्टेंट, नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर एक छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो डैम्प्ड ऑसिलेशन दिखेगा। हाँ, अगर कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इस एनर्जी का लॉस होगा, लॉस होगा तो इसका जो है चार्ज डिक्रीज करने लगेगा, जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी तो चार्ज भी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज डिक्रीज होगा तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज डैम्प्ड करने लगेगा तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा, हाँ डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। तो अगर इसमें ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये चारों ग्राफ इसमें कुछ रेजोनेंस टाइप का कुछ ऑब्जर्व होगा, है, मतलब इसमें तो रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। रेजोनेंस, रेजोनेंस में तो कोई, रेजोनेंस के लिए जैसे रेजोनेंस क्या है, इसकी तो एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रेजोनेंस के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगा ना उसमें, तब रेजोनेंस होगा। हाँ सर। रेजोनेंस का मतलब है कि सोर्स की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है और एक हमारा सोर्स है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, जब दोनों मिल जाएंगे तब तो रेजोनेंस होगा, दोनों होंगे तो अकेले ही क्या रेजोनेंस हो हाँ जाएगा। सर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हाँ सर। हाँ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए। तो जैसे मान लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाए कि फाइंड द टाइम, इसी में कि फाइंड टाइम व्हेन
when charge energy energy in capacitor is 75% of maximum value. मैक्सिमम वैल्यू कि एनर्जी जो है कैपेसिटर में 75% ऑफ मैक्सिमम है, 90% है, 10% है, 10% रिमेनिंग है, 10% प्रेजेंट है, 10% डिक्रीज है। तो बेसिक जो है कि बस इसी टाइप का रहेगा कि मान लिया कि एनर्जी इन द कैपेसिटर इज 75% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो टोटल एनर्जी थी उसका 75% ही अभी इस मोमेंट पे बचा हुआ है। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी है दैट इज इनिशियल एनर्जी के वो कितना है 75%, मतलब 3/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी इसी केस के लिए है, तो क्यू क्यू स्क्वायर क्यू बाई टू। स्क्वायर बाई 2 तो जो किसी मोमेंट पे एनर्जी है दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू 3/4 क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कि जो चार्ज है फर्स्ट टाइम, अगर हम बोलेंगे कि फर्स्ट टाइम ऐसा कब होगा, क्योंकि ये तो साइन कॉस का फंक्शन है तो वो ऑसिलेट करता रहेगा, बार बार जो है रिपीट करता रहेगा। तो हमें पहली बार फाइंड करना है कि पहली बार कैपेसिटर की एनर्जी 75% कब पहुंची। तो Q इज इक्वल टू √3/2 इंटू Q। अब चार्ज का फंक्शन हमें याद रहना चाहिए। किस केस में? क्या ये फंक्शन हमेशा सेम रहेगा? नहीं, ये फंक्शन जो है इसी केस में क्यों क्या होगा, ये कब ऐसा होगा कि जब वो मैक्सिमम चार्ज से स्टार्ट करेगा तो कॉस का फंक्शन होगा, बट इसके और भी सारे वेरिएशन हो सकते हैं। तो जो भी चार्ज का फंक्शन है उसको हम पुट कर देते हैं कि ये चार्ज आ गया कि जिस मोमेंट पे चार्ज √3/2 होगा उस मोमेंट पे कैपेसिटर की एनर्जी होगी। तो यहाँ पुट कर देते हैं कि भाई ठीक है, Q का फंक्शन तो हमारे पास है ही, √3/2 इज इक्वल टू Q और cos ओमेगा टी। तो ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से cos ओमेगा टी की वैल्यू √3/2 है। तो जो ओमेगा टी है यहाँ से फर्स्ट टाइम, तो इसके तो बहुत सारे आंसर होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, बट फर्स्ट टाइम अगर हो रहा है तो मतलब ये क्या है π/6 है। कितने टाइम के बाद होगा, तो ओमेगा तो हमें नोन है 1/√LC। तो जो टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू π/6 इंटू √L इंटू C। बात समझ में आई? सर π/6 में 90 ऐड करेंगे क्या? 90 क्यों? फेज डिफरेंस आप जो बोल रहे 90 डिग्री का है। नहीं, फेज डिफरेंस किसका? फेज डिफरेंस तो कुछ पूछा जाएगा तब ना। यहाँ तो हमें क्या मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है कि भाई cos ओमेगा टी की वैल्यू कब √3/2 होगी, तो 30 डिग्री एंगल होगा, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू ये। अब अलग बाद वाले टाइम पे क्या होगा, बाद में हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, तो बार बार वो रिपीट करता रहेगा। ठीक है, अगर वो ऐसे देखेंगे Q स्क्वायर वाइज देखेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो n पाई ऐड करेंगे। तो एनर्जी तो यहाँ पे प्लस माइनस हो या ऐसे प्लस माइनस हो, एनर्जी तो एनर्जी है, पोलैरिटी से कोई मतलब है नहीं। तो इसमें n पाई ऐड करने से हमें जो है अलग अलग और एंगल मिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो फर्स्ट टाइम जो है ये ऐसे होगा। अगर ये पूछा जाएगा कि भाई फाइंड करंट एट दिस टाइम, करंट अगर फाइंड करना है तो एक तो है कि इस टाइम को हम करंट के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, करंट में पुट करके हम करंट की वैल्यू को निकालेंगे, इक्वेशन कौन सा साइन ओमेगा टी जो है वो पुट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमारे सर कंपेयर, ओमेगा टी π/6 पुट करेंगे। हाँ यहाँ पे उसको, हाँ ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6 पुट कर देंगे तो आ जाएगा। दूसरा इन केस ऐसे होगा जो कि एप्लीकेबल होगा, हम एसएचएम से अगर इसको अप्लाई करना चाहें तो एसएचएम से अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह करंट ओमेगा, ये याद है, v एज ए फंक्शन ऑफ x, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर, एलिप्स आता है इसका। यस सर। यस तो सेम अगर उसको यूज करेंगे जो कि कई सारे क्वेश्चन में इजी पड़ सकता है,
तो आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे बस इसको 1/√LC और क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है, 3/4 हुई है, 3/4 हुई है यहाँ पे। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर/4, तो ये क्यू स्क्वायर/4 क्यू/2, तो आई इज इक्वल टू 1/√LC इंटू Q/2, ये आंसर हो जाएगा। तो जो एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी का 75% कैपेसिटर में है, 75% कैपेसिटर में है, तो 25% जो है वो इंडक्टर में है। तो इंडक्टर में है तो इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, और एक तरीका है, और ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडक्टर की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ½ Li²। इंडक्टर की एनर्जी वो कितनी है, टोटल एनर्जी का 75% कैपेसिटर में है, तो 25% जो है वो होगा 45%। यहाँ पे Q²/2C। टोटल एनर्जी का 25% यहाँ पे है, तो यहाँ से भी हम वो फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू Q/2√LC। समझ पा रहे हो कि ये जो है करंट फाइंड करने के लिए या तो इक्वेशन में पुट कर दें, या SHM से रिलेट कर दें, या इंडक्टर की एनर्जी को लिख लें, तो किसी भी तरीके से आ जाएगा। यस सर। तो इसमें अगर इसके ग्राफ ड्रॉ करना हो, ग्राफ्स सेम SHM वाले ही ग्राफ हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन SHM एंड LC ऑसिलेशन। ये SHM और यहाँ पे LC ऑसिलेशन। पोजीशन के बदले है चार्ज, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, हो जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी के बजाय है करंट। एक्सेलेरेशन यहाँ पे है तो di/dt आएगा, कोई क्वांटिटी है नहीं। कैपेसिटर की जो एनर्जी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। तो इस काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट कौन सा टर्म है, v², मतलब I², मतलब वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर, ½ Li²। तो मास के इक्विवेलेंट क्या है, मास के इक्विवेलेंट है L, इंडक्टेंस। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ये है मैकेनिकल इनर्शिया, ये है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ½ kx²। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x है, मतलब Q² आएगा, तो Q² आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे Q²/2C। तो पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर है, तो वो हो जाएगा Q²/2C। तो यहाँ पे K को अगर कंपेयर करेंगे, कहीं पे भी अगर K लिखना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हो जाएगा 1/C। K is equivalent to 1/C। या M पता चल गया तो ओमेगा से भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो ये इसमें कंपैरिजन है कि इक्विवेलेंट जो वेरिएबल्स हैं इन SHM एंड इन LC, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ग्राफ बताओ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं मैं। ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है।
ये है, और इसमें से कौन सा इंडक्टर की एनर्जी का है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर, कैपेसिटर का वो ग्रीन वाला ग्राफ कॉस स्क्वायर वाला, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। चार्ज मैक्सिमम, चार्ज मैक्सिमम तो एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम किस ग्राफ में है, एनर्जी मैक्सिमम इस ग्राफ में है, एनर्जी मैक्सिमम इस ग्राफ में है। इस ग्राफ में तो ये ग्राफ किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर का, और ये ग्राफ किसका होगा, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर का। इनिशियली करंट जीरो है तो यहाँ पे वो एनर्जी भी जीरो है, तो ऐसे कंपेयर कर लोगे। इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है यू सी अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो एसएचएम में अगर याद होगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। यस सर। बाई 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू दिस। इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हाँ। पूछा जाएगा तो हाँ सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इसको 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी में लिख के फिर उसके बाद फिर बताएंगे कि हाँ ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है यू एल और यू सी की फ्रीक्वेंसी वो डबल हो गई एज कंपेयर टू चार्ज एंड करंट। कि अगर चार्ज की करंट की चेंज होने की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज है यू एल एंड यू सी वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी एफ है, तो ये जो है 2f है। समझे, तो फ्रीक्वेंसी जितने टाइम में चार्ज एक बार एक प्लेट पे यहाँ से था, यहाँ से पॉजिटिव हुआ, एक कंप्लीट साइकिल इसका कब माना जाएगा, पहले पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ, पहले पॉजिटिव नेगेटिव फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव फिर वापस आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा अब कंप्लीट टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड इतने में क्या होगा, एनर्जी दो बार मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगी कि कंप्लीट टाइम पीरियड में ये इसके दो साइकिल हो जाएंगे, एक कंप्लीट साइकिल और फिर नेक्स्ट साइकिल, कि यहाँ तक ये है टाइम। ये पहले जीरो था, फिर इंडक्टर में ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगी, इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगी, ऐसे इंडक्टर में करंट फ्लो होकर अब ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, फिर होते होते फाइनली जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर से करंट जीरो हो जाएगी। अब ये किस मोमेंट पे ये सिचुएशन आ गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ पा रहे हो यस सर। इंडिपेंडेंस। यस सर। पोलैरिटी चेंज हाँ होगी, सर। पोलैरिटी चेंज होगी, प्लस से ये प्लस चार्ज होगा और फिर वापस प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, किसी टाइम पे चार्ज मैक्सिमम है, किसी मोमेंट पे करंट मैक्सिमम है। जब कंप्लीटली डिस्चार्ज होते गया तो जिस मोमेंट पे कैपेसिटर की एनर्जी जीरो हो गई, ये जिस मोमेंट पे कैपेसिटर की एनर्जी जीरो हो गई उस मोमेंट पे करंट मैक्सिमम है। फिर उसके बाद करंट धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जीरो हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, तो ये दोनों ऑसिलेट करता रहेगा, चेंज होता रहेगा टाइम पीरियड। बस फ्रीक्वेंसी जैसे वहाँ पे भी एसएचएम में भी बताया था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, तो यहाँ पे भी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चार्ज और उसका डबल होता है। तो जितने में चार्ज का एक साइकिल होगा एनर्जी के जो है 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी बेकार ग्राफ और भी बनाना चाहें तो बेकार ग्राफ कुछ और बना सकते हैं, क्यू के लिए, आई के लिए, ठीक है, वो सब जो है बस ड्रॉ कर लेते हैं आई के लिए और क्यू के लिए। दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाय 5/2। कौन लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, चार्ज। चार्ज लीड कर चार्ज चार्ज जो है वो लीडिंग पोजीशन में है। कि t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू देख लेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू देख लेंगे, जो ऊपर होगा वो लीडिंग कंडीशन में होगा। तो ये करंट का साइन का आया था,
करंट का साइन का आया था, तो ये Q वर्सेस T। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का HC वर्मा जो है वो सॉल्व करोगे, है ना। अगर डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं मंडे को, लास्ट के एटलीस्ट ये LC वाले, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आएंगे। LC में तो बहुत फार्मूला टाइप का आएगा, 20% एनर्जी कब है, इक्वल कब है, 50% कब डिक्रीज हो गई, 1% कब बची, तो बस उसमें इक्वेशन तुम्हें करेक्टली लिखना है और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा करंट वर्सेस टाइम का, और चार्ज लीड करता है, Q लीड्स करंट बाय फेज एंगल π/2, ये हुआ। तो ये हमारा जो है LC वेलसी हो गया कि सिंपल हार्मोनी लास्ट बोलेंगे, है। लास्ट क्या बोले? लास्ट एक करंट चार्ज लीड्स द करंट बाय π/2। तो ये इसके ग्राफ हो गए, ये टर्म्स हो गए, एनर्जी कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए हो गया। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन जैसा एक बताया उसी टाइप का होगा कि फाइंड द एनर्जी इन कैप्सिटर 75% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन इंडक्टर इज इक्वल टू एनर्जी इन कैपेसिटर, दोनों को इक्वेट करके टाइम फाइंड कर लेंगे। तो बिल्कुल फार्मूला अप्लाई करना है। और करंट कैलकुलेट करने के लिए, करंट कैलकुलेट करने के लिए या तो इक्वेशन फाइंड करके लिख लो, या एसएचएम के इक्वेशन से रिलेट कर लो, या इंडक्टर की एनर्जी लिख के हाफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू उसको लिख के कर लो, तो वहां से करंट वरेंट आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम करंट कितनी होगी, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, क्या फेज डिफरेंस होगा। तो एलसी में इतना ही है, बहुत आसान है, और क्वेश्चन भी डायरेक्ट है फॉर्मूला टाइप के। अब कुछ अलग आता है, कुछ अलग होगा, जैसे मान लो जेई के लिए, तो जेई वालों के लिए क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन देके इसके ऊपर क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कुछ सर्किट का पार्ट होगा और वहां से स्विच विच की पोजीशन चेंज होगी कुछ, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ चार्ज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट, ये सब फाइंड करने के लिए तो वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल बेसिक यही है, चार्ज वार्ज कुछ एज्यूम करके यहाँ से लिख के जो भी आएगा उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये हो गया एलसी। अब अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का HC वर्मा सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको डिस्कस कर लेंगे, टाइम की कोई कमी नहीं है, कोरोना काल में टाइम ही टाइम है। जितने देर तुम्हारे जो है क्लासरूम से मेस जाने में लग जाते थे उतने में एक क्लास हो जाती है। क्लासरूम से कैंटीन जाने में ही तुम एक जूम खा जाते थे। तो 20 मिनट का क्या? तो ठीक है, नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। अभी साइमल्टेनियसली कर लेते हैं। तुम जरूर कर रहे हो, बाकी अभी कोई कर रहा हो चाहे नहीं, इसका मतलब ये खाता रहता है। म्यूचुअल इंडक्शन बता रहा है खाता रहता है, इसीलिए इसका नेटवर्क बीच बीच में चला जाता है। और बात बात पे पानी पीते रहे। म्यूचुअल कथा होती है ना, जैसे पूजा वूजा होती है, तो ऐसे होता है ना कि एक कथा खत्म हो गई तो हाँ ठीक है पुष्प छोड़िए और दूसरा ले लीजिए, अगला अध्याय स्टार्ट होगा तो उसी टाइम से एक अध्याय खत्म होता है तो ये पानी पी लेता है अगला अध्याय स्टार्ट होने से पहले। चलो भाई पी लो, म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल एम। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस भी है, लास्ट टॉपिक है ना? और हाँ ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट एकदम। ये लास्ट म्यूचुअल इंडक्शन ये प्रोसेस भी है और प्रॉपर्टी भी है। प्रोसेस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इस प्रॉपर्टी को मेजर करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी कॉइल अपोजेस द करंट चेंज इन द नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक ये दो कॉइल हैं, तुमसे ऐसा पूछूंगा कि इसके साइड में कॉइल प्लेस्ड है,
दोनों सेम प्लेन में है ऐसे आसपास। ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है। ये डॉटेड बिहाइंड द प्लेन है। अगर इसमें पूछा जाए कि करंट है, ध्यान से आंसर देना है भाई, तो जागना पड़ेगा। करंट है और ये करंट मान लो इंक्रीज हो रहा है बाय सम मैकेनिज्म। ये फर्स्ट जो कॉइल है, फर्स्ट कॉइल में करंट आई है और इंक्रीजिंग है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप 2 व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप। ऐसा है, टॉप से देख रहा है, ऊपर से ऐसे। सर क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज होगा। सर क्लॉकवाइज होगा। सर क्लॉकवाइज सर एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखो, सर डॉट करंट। इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, प्राइमरी जो 1 है, 1 में क्या है कि यहाँ से एक करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे एंटर कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, मतलब इस ऑब्जर्वर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप बनाते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपस में मैग्नेटिक लिंकेज है। यहाँ पे आपस में मैग्नेटिक लिंकेज है, कोई फिजिकल लिंकेज नहीं है, बट आपस में मैग्नेटिक लिंकेज है। ठीक है, मैग्नेटिक लिंकेज है, जैसे तुम लोग के माता जी का होता है, देखते ही समझ आते, अच्छा अच्छा अभी ये टाइम पास कर रहा है। तो कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों जो लूप्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। तो इसमें कुछ भी चेंज होगा तो इसको अफेक्ट करता है। यहाँ पे अगर करंट इंक्रीज होती है तो सेम जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस ऑब्जर्वर के लिए क्रॉस है। अगर हम ऑब्जर्वर वाइज देखेंगे तो इसके लिए तो नीचे जा रहा है ये, तो ऑब्जर्वर के लिए तो ये क्रॉस है। तो क्रॉस है और वो इंक्रीजिंग भी है। तो जब क्रॉस है और इंक्रीजिंग है तो इसका अपोज होने के लिए डॉट में आएगा। डॉट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज देखेगा तो क्या इसमें करंट का सेंस यही रहेगा, इंड्यूस्ड करंट। यस सर। अब ये इंड्यूस्ड करंट होगी तो ये इंड्यूस्ड करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और वो आके इसको जो है अपोज करेगा ऐसे। यहाँ जो करंट इंड्यूस हुई, अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आ रही हैं, इसको जो है इसके अंदर चेंज कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में है, तो अब इस फ्लक्स के थ्रू क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा वीक करना स्टार्ट करेगा, करंट चेंज का अपोज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें करंट चेंज हुई, करंट चेंज हो गई, फील्ड चेंज हुई, फील्ड चेंज करने की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हुई, वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड में दिया। अगर मान लो ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है, तो हम इसमें मानते हैं कि इसमें जाके ये फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। तो अगर यही ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको भी क्या दिखेगा, सर डॉट दिखे, एक क्रॉस दिखेगा सर। हाँ उसको भी क्रॉस दिखेगा। तो उसको क्रॉस दिखेगा, तो जो ट्यूब वाला जो जा रहा है वो क्रॉस दिखेगा। यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, क्योंकि अब ये करंट अगर हम मानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करती है, ये इंक्रीज करती है, ये करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब d∅dt बढ़ रहा है। d∅, अगर ये मानते हैं कि ये बढ़ता ही जाता है, ये बढ़ता ही जाता है, तो वहां से जो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स से जो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का फील्ड का अपोज करना स्टार्ट कर देगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना स्टार्ट होगी, तो अब इसका फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब इसके अंदर जो है करंट चेंज का अपोज हो रहा है, इस लूप के अंदर करंट चेंज का अपोज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग नेबरिंग लूप में जो करंट चेंज है उसका अपोज हो रहा है। ये सेट क्यों नहीं हो रहा है अभी?